हम्म, विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग टर्म चल रहा था जिसमें आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया था। वर्ड एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन किया गया था। आज आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। एक्सपेंडिचर का भी अर्थ होता है व्यय और एक्सपेंसेस का भी अर्थ होता है व्यय। दोनों तो व्यय ही लगते हैं देखने में, लेकिन दोनों में अंतर है, इसलिए एक्सपेंडिचर अलग हुआ। और एक्सपेंसेस के बारे में आप सुनिए, देखिए क्या लिखा है। द वर्ड एक्सपेंसेस रेफर्ड दोज कॉस्ट, कॉस्ट भी एक्सपेंसेस को ही कहते हैं। एक्सपेंसेस का प्रयोग फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा होता है और कॉस्ट का प्रयोग कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा होता है, इसलिए दोनों का अर्थ जबकि सेम है, इसलिए लिख दिया है कि कॉस्ट ऑफ वर्ड the word expenses refer those costs which are incurred for purchase of goods and production of goods and services to generate revenue। माने व्यय को क्या कहते हैं, एक शॉर्टकालीन लागत कहेंगे जिसका भुगतान रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी शॉर्ट में ये समझिए कि एक्सपेंसेस वह व्यय है जो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है। रेवेन्यू प्राप्त करने के इसका नेचर होता है, यह शॉर्ट टर्म का होता है, अल्पकालीन होता है। एक साल में आप कई एक बार खर्च करते हैं फिर उससे रेवेन्यू प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप माल खरीदते हैं, माल बनाते हैं, फिर बेचते हैं। तो माल खरीदे या माल बनाए उसमें जो पॉकेट से लगा उसको एक्सपेंसेस कहते हैं, और जब बेच के जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कहते हैं। यही मेन चीज है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, देखिए इसमें शामिल होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस के बारे में बता रहे हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स and services payment of direct or indirect expenses, direct and indirect expenses डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये कहिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जिसको शॉर्ट में हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। ये एक्सपेंसेस में ये चीज शामिल हो सकते हैं। देखिए परचेज गुड्स के परचेज, माल परचेज किए या सेवा का उत्पादन किए, जनरेट किए, तो अगर उसको बनाते हैं या वही माल बेच देते हैं तो माल खरीदने पर जो व्यय हुआ पॉकेट से वो खर्च हुआ, और बेच करके जो पैसा आया वो रेवेन्यू हुआ। तो इसका मुख्य मकसद क्या है, एक्सपेंसेस का भुगतान किस लिए करते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले हम बताया कि एक्सपेंसेस के पहले आपको एक्सपेंडिचर बताए थे। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों का तो व्यय होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्सपेंडिचर का मतलब हेवी एक्सपेंडिचर, यानी लॉन्ग टर्म के लिए सोच के व्यय किया जाता है, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे प्लांट मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना ऑफिस के लिए, फर्नीचर खरीदना, ये लॉन्ग टर्म इसलिए कहे जाते हैं कि ये इनका इस्तेमाल वर्षों तक किया जा सकता है। लेकिन ये जो व्यय किए हैं माल खरीदने पर, माल खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं, फिर पैसा आ गया फिर खरीदेंगे, तो बार बार होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कहा गया है। ओके, ये देखिए एक्सपेंसेस, जैसे पहला बताए थे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस दोनों दो शब्द हैं, अलग अलग देखने में लगते हैं कि एक है, और इसका अंतर समझ लीजिए। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। एक लाइन में एक्सपेंसेस उसको कहते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए व्यय करते हैं, जो एक्सपेंसेस
is a short term कॉस्ट। एक्सपेंसेस को हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट कह सकते हैं, जबकि while expenditure is long term investments, long term इन्वेस्टमेंट। देखिए बहुत सटीक दोनों में अंतर है। एक्सपेंसेस इज ए शॉर्ट टर्म कॉस्ट, माने एक्सपेंसेस को अल्पकालीन भुगतान कहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें पैसा लगाएंगे तो वर्षों तक आपको लाभ मिलता जाएगा। हेलो, नेक्स्ट आइए, एक शब्द है इनकम। एक ले रहे हैं शब्द इनकम। इनकम का अर्थ होता है आय, इनकम का आय। और पहले एक शब्द बताए थे रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब भी होता है आमदनी, लेकिन रेवेन्यू में और इनकम में अंतर है। इसलिए लिखा कि रेवेन्यू इज नॉट रिगार्डेड एज इनकम, इज नॉट रिगार्डेड एज रेवेन्यू। माने इनकम को रेवेन्यू नहीं समझना चाहिए, जबकि दोनों का अर्थ होता है एक। क्योंकि इनकम का संबंध अल्पकालीन होता है और बहुत उसका स्कोप लिटिल स्कोप में होता है, और रेवेन्यू का मतलब होता है बिग स्कोप में है। देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो माल की बिक्री से रकम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू। माल की बिक्री से जो रकम प्राप्त होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं, और उस माल को खरीदने या बनाने में जो पैसा पॉकेट से लगा है उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। और दोनों का डिफरेंस जो है इनकम हो गया, एक ये इनकम हो गया। तो आप देखिए, कुल मिला के शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम, जिसको व्यक्त कर सकते हैं रेवेन्यू अकाउंटिंग इक्वेशन के तरफ। जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते हैं रेवेन्यू प्लस माइनस एक्सपेंसेस, इनकम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इनकम। आइए नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ। देखिए, लाभ किसको कहते हैं? इन एनी फॉर्म और बिजनेस, इन एनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी में, when total revenue is excess than total expenses, total revenue is excess than the total expenses in any form or business, when total revenue is excess माने अधिक हो जाए किसके तुलना में? तो टोटल एक्सपेंसेस के तुलना में रेवेन्यू अधिक हो जाए तो अंतर की राशि को लाभ कहते हैं। टोटल एक्सपेंसेस में कैश एक्सपेंसेस तथा नॉन कैश एक्सपेंसेस दोनों को शामिल करते हैं। रेवेन्यू मैं ये देखिए, प्रॉफिट के बारे में इसका मीनिंग डिफिनेशन बता दिया गया था। फिर आगे देखिए, प्रॉफिट ऑलवेज मीन्स बिजनेस
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो व्यवसाय करते हैं साल भर के अंदर व्यापार संचालन से, ऑपरेटिंग माने व्यापार संचालन से जो भी लाभ होता है उसको बिजनेस और या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए लिखा कि प्रॉफिट मीन्स ऑलवेज मीन्स प्रॉफिट, ऑलवेज मीन्स बिजनेस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स या टू ग्रुप। एक है ग्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस में, और दूसरा नेट प्रॉफिट भी होता है बिजनेस में। आइए नेक्स्ट टॉपिक, गेन। GAIN, गेन। गेन माने होता है प्राप्ति। व्यवसाय में प्राप्ति किसको कहते हैं? द वर्ड गेन रेफर्स ए मॉनेटरी बेनिफिट, माने एक मौद्रिक बेनिफिट आपको मिले। कहां से मिले? रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो आकस्मिक रूप से अचानक मौद्रिक लेन देन से उत्पन्न होता है। माने व्यवसायिक लेन देन तो दिन भर होता है, हर महीने होता है, हर सप्ताह होता है, लेकिन रेगुलर लेन देन कहा जाता है। और यहां बताया गया है, जोड़ दिया गया है कि आकस्मिक रूप से जो लेन देन होता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि लेन देन होगा ही। आकस्मिक का मतलब यही हुआ। द वर्ड गेन रेफर्स ए मॉनेटरी बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ इंसिडेंटल टू बिजनेस, माने जो बिजनेस के लिए आकस्मिक रूप से जो आय या बेनिफिट प्राप्त होता है उसे आप गेन कह सकते हैं। यानी कोई भी व्यापार में आप मौद्रिक कोई बेनिफिट मिलता है उसको गेन कहेंगे। और वो मौद्रिक बेनिफिट कहां से मिलता है? तो उस लेन देन या घटनाओं से जो अचानक अकस्मात व्यापार को प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अचानक कोई संपत्ति हमारे पास है, बहुत पहले से बेच दिया, और उससे जो मुनाफा हुआ उसको बेनिफिट, मौद्रिक बेनिफिट कहेंगे। दूसरा नंबर, विनिंग ए कोर्ट केस, आपका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और अचानक कुछ दिन के बाद आपको निर्णय मिला कि आप मुकदमा जीत गए हैं, तो उसको भी आप मॉनेटरी बेनिफिट या इंसिडेंटल नेचर के मॉनेटरी बेनिफिट में रख सकते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, सेल नहीं, यहाँ सेल है, यहाँ एप्रिसिएशन है। सेल का मतलब बिक गया, एप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, माने संपत्ति हमारे पास रहेगा, सिर्फ मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन से जो आपका मूल्य बढ़ा, जैसे 1 लाख की संपत्ति है हमारे पास और बाजार में उसका मूल्य लगाया गया 1,25,000, तो 25,000 आपको मौद्रिक बेनिफिट हुआ। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट, एक शब्द है अकाउंटिंग टर्म में, एक शब्द है गुड्स। गुड्स का हिंदी होता है माल। इन एनी बिजनेस वेदर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस दो तरह का होता है, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि माल हमने खरीदा और उसी माल को बेच दिया, उसका स्वरूप बदल के पैकिंग वैकिंग करके बेच दिया। जो माल खरीदते हैं उसी माल को बेच देते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसको कहते हैं कि हम कच्ची सामग्री खरीदते हैं और फिर उससे फिनिश गुड्स तैयार करते हैं और तब उस माल को बेचते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। जैसे कपड़े का मिल हुआ, वहां पर रुई खरीदेंगे और रुई से कपड़ा बनाएंगे, या थ्रेड खरीदेंगे फिर उससे कपड़ा बनाएंगे तब बेचेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। और एक फूड ग्रेन का मर्चेंट है, डीलर है, वो चावल खरीदता है और चावल को ही बेच देता है, तो उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी व्यापार में गुड्स शब्द का मतलब उन चीजों से लगाया जाता है जो बेचने के लिए ही खरीदे गए हैं। गुड्स आर दोज थिंग्स which are
विच आर परचेज फॉर रीसेल। समझ गए होंगे। गुड्स शब्द का मतलब उस माल से लगाया जाता है जो बेचने के लिए ही खरीदे जाते हैं, या उसी को बेचिए या उसका स्वरूप बदल के बेचिए, माने हर हाल में बेचने के लिए जो वस्तु खरीदते हैं उसी को गुड्स कहते हैं। उसको एक उदाहरण से समझिए। अदर थिंग्स को आप खरीद रहे हैं तो उसको गुड्स नहीं कहेंगे। जैसे ये फूड ग्रेन का एक मर्चेंट है, डीलर है, वो चावल खरीदता है और चावल बेचने के लिए खरीदता है तो गुड्स हुआ। लेकिन उसी चावल को अपने घर में एक बैग चावल अपने घर में दिया तो उसको गुड्स नहीं कहेंगे। लेखा करने में गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको राइस के नाम से ही जानेंगे। नेक्स्ट उदाहरण लीजिए, एक फर्नीचर। आप अपने व्यापार में फर्नीचर खरीदते हैं तो आप उसको फर्नीचर के नाम से ही जानेंगे, उसको गुड्स नहीं कहेंगे। क्योंकि व्यापार में फर्नीचर का खरीदने का उद्देश्य है इस्तेमाल करना। जैसे व्यापार में आप फर्नीचर खरीदते हैं और उस फर्नीचर को अपने व्यापार में यूज करते हैं तो हम कहेंगे कि फर्नीचर, वो गुड्स नहीं हुआ। लेकिन यदि हम फर्नीचर डीलर हैं और फर्नीचर खरीदते हैं बेचने के लिए तो उस फर्नीचर का नाम गुड्स हो जाएगा। यही अंतर है कि कब उसको फर्नीचर कहेंगे, कब उसको गुड्स कहेंगे। इसी परिभाषा से उसका वैल्यूएशन कर लीजिए कि जो वस्तु खरीदने के लिए बेचा जाए वो गुड्स कहलाएगा, और जो वस्तु खरीदने के लिए बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं उसको उसके नाम से ही जानेंगे। जैसे फर्नीचर डीलर फर्नीचर बेचने के लिए खरीदता है तो फर्नीचर कहेगा, और उसी फर्नीचर को अपने व्यापार में, अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए या व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए वो खरीदता है तो उसको फर्नीचर के नाम से जानते हैं। तो वही फर्नीचर एक तरफ गुड्स हो जाता है। जब उसको बेचने के लिए खरीदते हैं तो गुड्स हो जाएगा, और इस्तेमाल करने के लिए खरीदेंगे तो फर्नीचर कहलाएगा। यही गुड्स में और नॉन गुड्स में अंतर है।